हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमिलैरिटी, आपका जो चैप्टर सिमिलैरिटी है और सर्कल है उसके क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को सबने बहुत अच्छे से करना है। एक एक चीज को समझना है कि कोई दो ट्राइंगल है तो वो सिमिलर टू किस तरीके से होते हैं और उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनेट्स में इक्वल होती है। तो इसमें कुछ थ्योरम्स लगती हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। वैसे ही सर्कल है, सर्कल में हम लोगों ने टेंजेंट का कंसेप्ट भी करना है और सर्कल के बारे में भी पढ़ना है कि सेंटर का सर्कल जो होता है, जो सेंटर होता है सर्कल का, जो सेंटर का एंगल होता है वो हमेशा जो उसका सबटेंडेड एंगल है उससे डबल होता है। ऐसे कुछ कंसेप्ट और टेंजेंट के कंसेप्ट वो अभी हम करेंगे, ठीक है। उस कंसेप्ट के रिलेटेड हर क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगी सो दैट आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की भी नॉलेज हो जाए कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर AC इज अ पैरेलल टू DE एंड पैरेलल टू BF ऑल्सो। अब ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो AC है यानी ये AC लाइन है और जो आपकी DE लाइन है और जो आपकी BF लाइन है ये ना ब्लैक कलर में छोटा छोटा इस तरह से बना हुआ है, तो इसका मतलब वो तो पैरेलल है, ये पैरेलल है ऑलरेडी। और आपको AC की वैल्यू गिवन है, आपको E से लेके G की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर और आपको G से B की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर और आपके पास B से लेके F की वैल्यू, ये F है, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है कि हमें ये जो साइन होता है सिमिलर टू का साइन होता है, तो आपने क्या करना है, प्रूव दैट कि ट्राइंगल GED और GBF सिमिलर टू है। अब आप देखो GED का मतलब ये वाली फर्स्ट फिगर होगी और GBF का मतलब GBF ये आपकी होगी सेकंड फिगर, ठीक है। इन दोनों को आपको सिमिलर टू प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे करूंगी, आप पहले क्या लिखते हो, इनर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो आप, GED ले रहे हो और कौन सा ले रहे हो, एंड इनर ट्राइंगल GBF। जो दो ट्राइंगल के सिमिलर टू प्रूव करने को बोला जाए आपने उन्हीं ट्राइंगल के नेम को लिखना है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो हमें दिख रहा है कि ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, क्रॉस टाइप जो होते हैं, है ना, ये जो इंटरसेक्ट दो लाइंस हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल कौन से बनाती है, वर्टिकली ऑपोजिट। हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो है आपका EG और D वो किसके इक्वल आया आपके, अगर यहाँ पे आप EGD लिख रहे हो यहाँ पे आप क्या लिखोगे BGF, तो एंगल BGF की, है ना, BGF के इक्वल है। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सेकंड हमें ये पता है कि हमारी जो लाइन है, जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो हमारे है BF के पैरेलल। अगर DE लाइन जो है हमारे BF के पैरेलल है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्मेशन बनाएगी, ये देखिए मैंने बताया था बेसिक नॉलेज के अंदर कि ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो है हमारा कौन सा वाला, अपना GED, और दूसरा एंगल हमारा कौन सा है, जो हमारा हमारा जो एंगल है कौन सा है, GBF। ये हमारे जो एंगल हैं ये क्या है, ये हमारे बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो रीजन क्या है, DE इज पैरेलल टू BF, आप इसको पूरे ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये अगर दो एंगल, अगर सिमिलर टू के केस में अगर ट्रिपल एंगल आते हैं, आप इसका ये भी ऑल्टरनेट बोल सकते हो, D और F को भी ऑल्टरनेट बोल सकते हो। तो अगर आपके टू एंगल्स भी आते हैं तब भी वो फिगर क्या होती है, सिमिलर टू होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल GED है विच इज सिमिलर टू, ये क्या है हमारा, सिमिलर टू। ये सिमिलर टू किसकी है, ये हमारे सिमिलर टू है ट्राइंगल हमारा GBF के, है ना। यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि GBF के सिमिलर टू है तो कैसे हैं, तो उसके लिए डबल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, डबल एंगल क्राइटेरिया लगा के दोनों सिमिलर टू हो गए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको फाइंड करना है DE की वैल्यू, कि हमारी जो DE की वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए DE यानी कि ये वाली वैल्यू पता करनी है ना आपको, आपने क्वेश्चन को जरूर समझना है कि इसको लिखा क्या है सेकेंड पार्ट में। अच्छा, अगर DE की वैल्यू पता करनी है तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये और ये भी गिवन है
और ये वाली साइड भी गिवन है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें आप इन इसी का यूज करके इसको प्रोपोर्शनेट में शो करोगे, जिससे आपका डीई निकल जाएगा। हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर टू हैं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे डीई निकालना है। अगर मैं डीई लिखूंगी, यानी डी से ई, यहाँ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, वहां से हमारा ये निकलेगा डीई अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एफ बी। देखिए डीई अपॉन क्या आ गया, एफ बी, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो गिवन है हमारे पास ई जी और जी बी, यानी कि ई से जी है तो बी से जी है ना, ई जी ओवर बी जी। ये क्यों होगा, बाय सीपीसीटी, क्योंकि अगर कभी भी दो ट्राइंगल जो हैं आपस में डबल एंगल क्राइटेरिया या कोई भी क्राइटेरिया लगा के सिमिलर टू है, उसका ईच एंड एवरी जो साइड, ईच एंड एवरी एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, पर कोरिस्पॉन्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनेट में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डीई हमें निकालना है, डीई निकालने को बोलना है, डीई को डीई रहने दो। और एफ बी देखो क्या दिया हुआ आपको, 30 दिया हुआ है। और ईजी आपको क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। और बीजी आपको क्या हो, 16। इसकी कटिंग कर दो, 8 मान का 8 2 का 16 हो गया। अब आप क्या करोगे, डीई की वैल्यू को निकाल सकते हो। डीई किसके इक्वल आ गया, 30 को ऊपर ले जाओ, 30/2 यानी कि कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि ये 15 सेंटीमीटर आ गया, है ना, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको बताना है कि डीबी रेशियो ए बी। अब देखो, अब बात चल रही है डीबी की, और किसकी बात चल रही है, ए बी की रेशियो की। तो हमें इसको देखने से ये पता लग रहा है कि हमें जो अभी फिगर लेके चलनी है, वो फिगर क्या लेके चलनी है। देखिए ये जो फिगर है, ये देखिए इस तरीके से ये वाली फिगर लेके चलनी है, और इसके साथ मुझे ये छोटी वाली फिगर लेके चलनी है, और इन दोनों को सिमिलर टू प्रूव करना है। और हमें पता है कि ये दो लाइन आपस में क्या है, ऑलरेडी पहले से पैरेलल हैं, तो ये हमारी जो फिगर है सिमिलर टू तो होएगी। पर कोई बात नहीं, हम इसको सिमिलर टू शो कर देते हैं, तो उसके बाद हम डीबी ओवर एबी लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल, आप ले लो बीईडी ले लो आप, ठीक है, बीईडी, और एंड इन अ ट्राइंगल आप ले लो बीसीए ले लो, या पहले बीसीए लिख लो फिर बीईडी लिख दो, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एंगल बी और एंगल बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है, एंगल जो है बीईडी है जो, वो इक्वल टू किसके है, एंगल किसके, बीसीए के, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, मैंने बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। अब हमें क्या पता लग गया कि जो ट्राइंगल बीईडी है विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीए बाय द डबल एंगल क्राइटेरिया। अगर हमारे पास ये चीज आ चुकी है तो हमें निकालना क्या है, हमें डीबी ओवर ए बी निकालना है, यानी ये डीबी और ये पूरा ए बी निकालना है ना। ऊपर डीबी है इसलिए मैंने इस तरह से लिया था। अब देखो आप लिख सकते हो कि डीबी, अगर आप यहां से डीबी लोगे, यहां से आप क्या लोगे, ए बी, डीबी ओवर ए बी, यानी ये आपका आ गया डीबी और ये क्या आ गया आपका पूरे का पूरा ए बी। अब ये दो हमें गिवन है ऑलरेडी इन दोनों में, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ईडी ओवर सी ए। देखो ईडी और सी ए, ईडी ओवर सी ए, तो इसमें आप क्या लिखोगे, बाय सीपीसीटी। क्लियर है सबको क्लियर हो रही है चीजें, क्या करा मैंने इसके बाद। चलिए आगे करते हैं फिर हम इसको। अब देखो डीबी ओवर ए बी को आप डीबी ओवर ए बी ही लिखोगे, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ईडी कितना है 15 है, और ये कितना है 24 है, ठीक है। 3 5 का 15 और 3 8 का 24, तो इसका मतलब हो गया कि जो डी बी रेशो ए बी यानी कि थर्ड पार्ट हमारा आ गया 5:8। आई होप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा, आपको ये पता लगा होगा कि इसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से करना है ना। तो सबने बहुत अच्छे से इसको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन से दो ट्राइंगल लेके चलने हैं हम लोगों को, किस तरीके से हमें सिमिलर टू प्रूफ किस किस को करना है। देखो कभी भी कोई भी दो फिगर आपस में सिमिलर टू है ना, तो उसकी जो प्रोपोर्शनेट साइड्स होंगी, कोरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनेट साइड्स होंगी, वो आपस में इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो इन्हीं से आप बाकी की साइड्स को निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग
इसके बाद तो ये क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट अ बी। जो ए बी सी है, बी पे राइट एंगल बना रहा है या 90 डिग्री बना रहा है, और आपके पास एडी 6 दिया हुआ है और आपके पास सीई 4 दिया हुआ है, और बी सी यानी बी से लेके सी पूरा आपको कितना दिया, 12 दिया। अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब बीई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये 8 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने बात करनी है कि किस तरीके से इसको हम करें। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, हमें करना क्या है, एडीएफ और एफईसी। तो मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको बता देती हूँ। देखो एडीएफ, देखो ए डी और एफ, ये फिगर देख लिया आपने। दूसरी क्या है, एफईसी यानी कि एफ ई और सी, ये आपने देख ली। अच्छा, इसमें आपको क्या चीज दिख रही है कि जो एंगल डी है और एंगल जो ई है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। ए डी एफ और एंगल एफ ई सी दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, है ना। और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे दिख रही है वो क्या दिख रही है कि जो आपका ए एफ डी है, यानी ए एफ डी जो है वो आपका सी जो एफ सी ई है इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस वजह से जो एंगल जो है इस तरीके से आपने देखने हैं कि ये किस तरीके से इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इनर ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट के लिखेंगे इनर ट्राइंगल ए डी एफ एंड इनर ट्राइंगल एफ ई सी। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि एंगल ए डी एफ जो है विच इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी, एफ ई और सी, बिकॉज ऑफ क्यों, रीजन क्या है अभी, ये कितना 90 डिग्री का। दूसरी चीज, जो दूसरा एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल क्या दिख रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक एंगल है आपका ए एफ डी और दूसरा जो एंगल है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर ए एफ डी ले रही हो तो एफ सी ई, यानी एफ सी ई। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब हमें क्या पता लग गया कि ट्राइंगल जो ए डी एफ है विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी। रीजन क्या है, रीजन है डबल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इससे शो हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है, देखो हमें एफ ई निकालना है। एफ ई मतलब थर्ड पार्ट में जो हमें निकालना है वो हमें एफ और ई, यानी मेरे को इसकी वैल्यू को निकालना है ना। तो इसकी वैल्यू जो है बाय द अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं तो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आप बता सकते हो कि ए डी अपॉन एफ ई जो है, ए डी अपॉन एफ ई। और दूसरी चीज आप क्या बता सकते हो, अगर मैं यहां से देखूं ए डी ओवर क्या हो जाएगी एफ ई, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए डी ओवर एफ ई कॉरेस्पॉन्डिंग। और क्या हो सकता है, और हमारे पास जो गिवन है वो है डी एफ, डी एफ ओवर ई सी, ई सी, ये देखो डी एफ ओवर ई सी। ठीक है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो सकते हैं। अब मैं इसमें बताऊंगी कि इसका यूज हमें करना क्यों है, हमें इसमें यूज क्यों करना है, ताकि मैं यहां से एफ ई की वैल्यू को निकाल पाऊं। यहां से आप एफ ई की वैल्यू यानी कि थर्ड पार्ट को इजीली निकाल सकते हो, बट इन्होंने बोला कि एडीएफ को एबीसी के भी आपने सिमिलर टू प्रूव करना है। यानी अगर आपको बोला जाए ए डी एफ और आपको बोला जाए पूरी ए बी सी, आपको इन दोनों को भी बताना है कि ये दोनों सिमिलर टू है कि नहीं है, वो भी बताना है। तो पहले मैं वो बताती हूँ फिर इसके बारे में बताती हूँ आपको। तो इनर ट्राइंगल कौन सा है, इनर ट्राइंगल एडीएफ एंड इनर ट्राइंगल कौन सा, एबीसी। अच्छा, एक चीज तो साफ आपको दिख रही है, अब मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके फिर आपको बताती हूँ। एडीएफ देखो ए डी और एफ, है ना। और पूरी फिगर है, इसमें एडीएफ में क्या आ जाएगा, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि ये भी दोनों क्या है 90 डिग्री है, एक तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग भी है और 90 डिग्री भी दिख रहे हैं हम लोगों को, ये भी 90 और ये भी 90 है। अच्छा, दूसरा जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कौन सा, ए एफ डी, ए एफ डी वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, ए एफ डी, अगेन ए एफ डी लिख रहे हो तो ए सी बी, ए एफ डी और ए सी बी, बिकॉज ऑफ किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन
इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्राइंगल है ADF विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके ABC, बिकॉज रीजन क्या हो गया, डबल एंगल क्राइटेरिया के। ठीक है, अब ये सिमिलर टू इसके हो गए, ये सिमिलर टू इसके हो गए, दोनों ही डबल एंगल क्राइटेरिया से। अब हमें क्या करना है, एफ ई निकालना, तो एफ ई AD की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, इसके अकॉर्डिंगली एफ ई आपको निकालना है। और यहाँ पे DF की वैल्यू कितनी है, DF की वैल्यू हमें पता है कि DF जो है वो BE के इक्वल है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमें एंगल को निकालना पड़ेगा। कैसे कि हमारा जो EB है विच इज इक्वल टू BC माइनस EC, 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जितना EB है, जितना हमारा EB है उतना ही हमारा FB है बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा DF है ना, जो हमारा क्या है, ये जो DF है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ 8 डिवाइड बाय EC, EC ऑलरेडी गिवन है 4, 4 2 का 8 आप कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा FB विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो FB हमारे, FB नहीं निकालना, हमें निकालना FE, सॉरी यहाँ पे FE आएगा, यहाँ मैं कुछ गलत लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका FE आएगा। ठीक है, सबको मेरे ख्याल में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों के तीनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि इसके अंदर क्या क्या करना है और किस किस तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट जो हमारा दिया गया है वहां पे क्या दिया गया है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब किसकी बात करी गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करी गई है। तो चलिए करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि एरिया ऑफ जो आपका दिया हुआ है ट्राइंगल ADF डिवाइड बाय एरिया जो है ऑफ ट्राइंगल किसका बताना है, ट्राइंगल, वेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको बताना है ABC। अब ADF और ABC, देखो ये जो हमने ये सेकंड पार्ट करा ना, ये इसीलिए करा है कि हमें पता है कि ये सिमिलर टू हो गया। अगर कोई दो ट्राइंगल का एरिया आपस में प्रोपोर्शनेट में दिया हुआ है ना, वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसकी जो प्रोपोर्शनेट साइड्स होती हैं उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंगली उसको बता देंगे। अब आप देखिए, अब आपका जो ADF है और ABC है, जो सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व करा उससे हम अपना फोर्थ पार्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ADF है ना और ABC, अगर आप AD का स्क्वायर कर दो है ना, AD का स्क्वायर और अपना जो है AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और AB का, अब AB क्या है आपके पास, आपको पता है DB की वैल्यू जो है, आपको DB की वैल्यू पता होनी चाहिए कि DB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। तो यहां से तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, FE की वैल्यू निकाली है। अगर हमारे पास FE की वैल्यू आ गई है तो FE जो है वो किसके इक्वल है, वो आपके DB के इक्वल है। वो कितना आ गया, अगर FE आपका 3 सेंटीमीटर है तो DB भी आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल है। AB जो आपका BEFD है, BEFD इज अ रेक्टेंगल। तो सेम वही जैसे ऊपर करा, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए DB भी हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं AD तो मुझे पॉन में क्या लिखना पड़ेगा, AB लिखना पड़ेगा। AD का स्क्वायर ओवर AB का स्क्वायर, ये थ्योरम है कि एरिया ऑफ जो भी दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं अगर वो प्रोपोर्शनल में है तो उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने ये दो ट्राइंगल जो अभी सेकंड पार्ट में मैंने सिमिलर टू प्रूफ करे हैं, वहां से मैंने क्या करा, पहले तो FE थर्ड पार्ट में निकाला है, FE और DB इक्वल है जिसकी वजह से ये भी 3 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, AD का स्क्वायर ओवर AB का स्क्वायर कर दिया। अब AD की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 36 आ गया। ये कितना आ गया, 81 आ गया। तो आप इसको कर सकते हो किस टेबल से, 9 4 का, 9 9 का, यानी कि इसका जो रेशियो का आंसर आया वो क्या आ गया, 4:9। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट पार्ट में दो सिमिलर टू प्रूफ करने को बोले हैं, तो आपने जो सिमिलर टू प्रूफ करा वो क्यों कर, सिमिलर टू प्रूफ तो कर दिया, फर्स्ट पार्ट यहां तक कंप्लीट है। थर्ड पार्ट में FE निकालने को बोला गया और सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट आपने कर दिया।
थर्ड पार्ट जो है वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा आपकी फर्स्ट वाली उससे। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बाय सीपीसीटी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट में इक्वल हैं तो सबकी वैल्यूज डाल देंगे, जिससे आपके पास एफ ई की वैल्यू निकल आएगी। एफ ई की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि लास्ट पार्ट में मुझे एडीएफ और एबीसी का एरिया चाहिए। तो अगर मुझे एडीएफ और एबीसी का एरिया चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एबी की पूरी वैल्यू का पता होना जरूरी है। वो एबी की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब एबी में एडी तो है पर डीबी मेरे पास नहीं है, वो डीबी मुझे कैसे पता लगेगा, अगर मेरे पास एफ ई आएगा, जितना एफ ई होगा उतना ही हमारा क्या होगा, डीबी होगा। तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, अगर ये 8 है तो ये 8 आ गई, तो ये भी जो 12 है 12 - 4 करा, वो भी आपको शो करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आएगा। अगला पार्ट है जो हमारा, उसमें क्या करना हम लोगों को कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें ये बताया है कि ट्राइंगल एबीसी एंड एडीसी आपको दिए गए हैं। ये पूरा ए बी सी है और आपका दूसरा ट्राइंगल क्या दिया हुआ, एडीसी। ये दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं। इसमें आपको ये बोला गया है कि ए बी इज पैरेलल टू एडी, ए बी और जो आपका ई डी है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और बी डी जो है 1/3 ऑफ बी सी है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि अगर बी डी दिया हुआ ना 1/3 ऑफ बी सी, तो इसका मतलब ये है कि आप बीसी को इसके नीचे ले आओ कि बीडी ओवर बीसी अगर आप बोलते तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये बीडी है, ये बीडी है और ये हमारा पूरा क्या है, बीसी है। ठीक है, तो इसकी बात करी गई है कि ये 1/3 है। अब आप देखिए उसने बोला फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने को कि क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे, इनर ट्राइंगल। इनर ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए बी और सी, ये पूरा। ठीक है, इनर ट्राइंगल ए बी सी एंड इनर ट्राइंगल किसकी बात करी गई है, एडीसी की। तो इनर ट्राइंगल कौन सा, एडीसी। एडीसी कौन सा, वही छोटे वाला एडीसी। कभी भी कोई भी दो चीज सिमिलर टू प्रूफ करनी हो ना, तो हमें सबसे पहले उसका नामकरण करना होता है, उसका नाम क्या है। तो ये आपने लिख दिया। अगर एबीसी और एडीसी पैरेलल दिए गए हैं, हमें क्या दिख रहा है कि बी और डी ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए और ई ये भी आपके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। और तीसरी चीज जो हमें दिख रही है, दोनों में सी क्या है, कॉमन है। तो हम ये बोल सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हो, ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया भी लगा सकते हो, डबल एंगल क्राइटेरिया भी लगा सकते हो, कोई वो ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, अब आप लिखोगे एंगल ए बी सी, क्योंकि इन्होंने पहले एबीसी ही बोला है। तो ए बी सी इज इक्वल टू, एक बात याद रखना, पिछला क्वेश्चन जो करा था हमने उसमें पहले छोटे वाला फिर फुल फिगर की बात करी थी। अब क्या कर रहा है, पहले पूरी फिगर फिर उसने छोटे वाली फिगर की बात करी है, तो आपने लिखना भी उसी तरीके से है। ठीक है, जो आपका ए बी सी है वो आपके किसके इक्वल हो गया, वो आपके इक्वल हो गया एडीसी के। क्यों, क्योंकि हमारा ए बी जो है वो पैरेलल है एडी के। तो अगर ये पैरेलल है तो कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये हमारा बना रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटा, दूसरी चीज जो यहां पे है वो क्या है, सेम आप इसको लिख सकते हो कि आपका बी ए सी जो है डी ई और सी के इक्वल, अगेन सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो इसमें एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन। तो आप डबल में से भी लगा सकते हो, और मैंने अभी बोला डबल एंगल भी लग सकता है, ट्रिपल एंगल भी इसमें लग सकता है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर टू हो गया ट्राइंगल ईडीसी के। क्यों है, रीजन क्या है जी, बाय ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है जी, डबल एंगल भी लिख सकते हो, ट्रिपल एंगल भी। चलिए, अब हमें क्या बोला गया, अब हमें बोला गया है कि हमें डीई निकालना है कितना है, और जो गिवन है वो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बीडी और आपके पास क्या दिया गया, बीसी, यानी पूरा आपके पास दिया। जो आपके पास गिवन है आप उसको ले सकते हो कि अगर आपके पास उन्होंने देखो बीडी जो दिया है वो इसका दिया हुआ है, और हमने एक फिगर ली है, देखो जरा ध्यान से फिगर्स जो ली है उसको देखो। पहले हमने जो फिगर ली है, एक तो मैंने ली है ये फुल वाली है ना, एक मैंने ली है इसकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं पूरी फिगर लूंगी तो मुझे ये पूरा वाला लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला बीडी कितना 1 है और डीसी कितना
जो हमारे पास बी डी जो दिया हुआ है वो 1 ये दिया हुआ, और बीसी कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है ना। 1:3 का मतलब होता है पूरा, यानी कि 3 है, यानी कि डीसी 2 हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनेट लिखना है, तो प्रोपोर्शनेट अगर मुझे लाना क्या है, डीई लाना है, तो डीई मैं कैसे ला सकती हूँ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे बी ए ओवर डीई, है ना, बी ए ओवर क्या हो जाएगा, डीई। अब एक तो ये हो गया, दूसरा जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए बी। ए बी कितना गिवन है हमें, 12.3 सेंटीमीटर, और ये हमें गिवन है 1/3। और देखो बी ए ओवर डीई निकालना है, बी ए ओवर डीई विच इज इक्वल टू क्या हो गया, सेम यही क्या, बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी सी ओवर क्या है हमारा, बी सी आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा सी डी, बी सी ओवर क्या आ जाएगा, अगर बी सी ले रहे हो तो डी सी लेना पड़ेगा हमें। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं कि हमारा अगर बीडी है तो बीडी क्या है हमारे, जो हमारे पास बीडी है वो तो 1 है, बीसी क्या है हमारे पास, बीडी हमारे पास जो बीसी हमारा होता है, बीसी जो होता है वो होता है बी डी प्लस क्या होता है, डीसी। तो अगर मुझे यहाँ पे डीसी चाहिए तो मेरा डीसी कैसे निकलेगा, वो मेरा निकलेगा कि मेरे को बीसी जो 3 है उसमें से बीडी को माइनस करना पड़ेगा, जिससे मेरा डीसी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूंगी कैसे, बी ए की वैल्यू देखिए, बी ए की वैल्यू कितनी है 12.3 डिवाइड बाय डी आपको निकालना है, विच इज इक्वल टू बी सी आपके पास कितना दिया हुआ, अभी हमने देखा 3, और हमारे पास डीई की वैल्यू अभी, डी सी की वैल्यू सॉरी निकाल दी है, वो कितनी निकाली है 2। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी सी की, डीई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो डीई की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस स्टेप में देखिए, डीसी विच इज इक्वल टू 12.3 मल्टीप्लाई विद आपका 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको पॉइंट को निकाल दीजिए, ये 0 आ गया, 15 का आ गया, 12.3 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाय 3 कर दिया हम लोगों ने, तो 215 का हो जाएगा। 123 को आपने क्या करना है, 15 से डिवाइड कर देना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो डीई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8.2 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि अब आपको एरिया निकालना है, एरिया वही सेम, जब भी एरिया निकालना है तो जो प्रोपोर्शनेट साइड है उसका स्क्वायर आपने बताना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और ये आपका इसी की हेल्प से, अच्छा ये ट्रिपल एंगल है, ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बाय सीपी सीटी, ये जरूर लिख देना, ठीक है, ये लिखोगे फिर उसके बाद इस स्टेप को कर दोगे। आगे है हमारा थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट इस तरीके से निकल आया था। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी सी का, ठीक है बेटा, और डिवाइड बाय एरिया है, आप इसको शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालना है, ए बी सी। अच्छा देखो ई डी सी और ए बी सी, इसका आपको निकालना है। तो इसमें आप वही जो हमने पहले चीजें करी कॉरेस्पॉन्डिंग वाली, उसको किसी भी साइड का स्क्वायर लेके उसको निकाल सकते हो। जैसे आपके पास गिवन क्या है, ईडी भी गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, ए बी भी गिवन है, तो ईडी का स्क्वायर ओवर क्या कर सकते हो, ए बी का स्क्वायर कर सकते हो, ये बाय द थ्योरम हमें पता है। ईडी कितना आपके पास अभी निकालना आपने 8.2, और ए बी जो है वो कितना आपके पास 12.3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट को काट के इधर 0, इस पॉइंट को काट के इधर 0, फिर इसकी कटिंग वगैरह कर दो। जब आप इसकी कटिंग कर दोगे फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 82 बाय कितना आ गया, 123 आ गया, तो 82 बाय 123 जो आ जाएगा, हम पर हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। थोड़ा इसका रुको 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 मैं बताती हूँ, हमें क्या करना है, 8.2 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर करना, हमें करना है 8.2 का स्क्वायर और 12.3 का स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, 82 का स्क्वायर कर लेते हैं, 82 को आपने मल्टीप्लाई करना है,
6724 आ जाएगा, डिवाइड बाय, क्योंकि अगर पॉइंट्स है तो पॉइंट्स कट कर देंगे तो नीचे भी एक के बाद है, यहाँ भी डबल टाइम करेंगे तो पॉइंट्स पॉइंट्स सब भी डबल हो जाएंगे, तब भी कटिंग हो जाएगी इनकी। 123 का 123 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 का 9, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 1 का 2, मल्टीप्लाई विद 1, यानी कि 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 9, क्या आ गया, 3 3 का 6 और 1 7, 7 और 4 11, 1 2 1 3 4, यहाँ पे कितना आ गया, 14129, 14129 आ रहा है। तो 2 3 4, 1 मिनट, 3 4 3 7 3 10, 14129 आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, कोई मिस्टेक ना करियो, साफ साफ कर लेते हैं। यहाँ पे 123 मल्टीप्लाई विद 123, 3 3 का 9, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 1 का 2, अगेन 1 3 का 3, 1 2 का 2, 1 1 का 1, 9, ये आ गया, 3 और 4 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, 15129, 15129। तो आप देख लेना, इसकी कटिंग होती है तो आप कटिंग कर लेना, अदरवाइज ये यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन सिमिलैरिटी, एक तो सिमिलर टू प्रूव करना है, उसकी जो प्रोपोर्शनेट साइड वो कोरस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट में होएगी तभी उसके आंसर्स निकल पाएंगे, जो भी अगर आपको कोई साइड वगैरह निकालने को बोला जाए, है ना। और अभी हम इसके बाद जब हमारे सिमिलर टू के क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम सिमिलैरिटी के बाद हम लोग सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। बट कंसेप्ट पे जरूर फोकस करिए कि एरिया दिया हुआ है तो उसकी प्रोपोर्शनेट साइड इक्वल तो होती है, बट उसकी प्रोपोर्शनेट साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। इन बातों की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी, आपने ध्यान रखना कि नहीं, हमारी जो प्रोपोर्शनेट साइड्स होती है एरिया निकालने के लिए उसका स्क्वायर हमें जरूर करना, उसको हमें भूलना नहीं है। देखो बेटा, ये जो एग्जाम होते हैं ना, ये एग्जाम चाहे पेपर डिफिकल्ट आए, ये मत सोचा करोगे या पेपर डिफिकल्ट आएगा या पेपर बहुत इजी आ जाएगा। आपने अपनी प्रैक्टिस जो है ना प्रॉपर प्रैक्टिस करके जानी है, हर चीज को, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि एग्जाम किसी भी तरीके का आए आप उसको बहुत अच्छे वे से तैयार, मतलब अटेम्प्ट कर पाओ। स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है कि अगर आपका नीचे से आंसर गलत भी हो ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसके मिल जाते हैं। पेपर को खाली नहीं छोड़ना, गिवन टू प्रूफ वगैरह जरूर लिखना है, अगर वो लिख रहे हो साथ में डायग्राम जरूर बना के आना है, और अपनी हैंड राइटिंग कोशिश करना बहुत अच्छे से साफ सुथरा लिखना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे वो ये कहे कि यार बहुत बढ़िया पेपर अटेम्प्टेशन करी हुई है इसने। तो कई बार तो क्या होता है कि बच्चों ने बहुत वो कटिंग करी होती है ना, मैसी सा लिखा होता है, तो बंदा सोचता है कि यार इसको क्या मार्क्स दें, ये तो बहुत ही ज्यादा इस तरह से लिखा हुआ है। तो मुझे पता है पेपर लेंथी होते हैं, बच्चों के पास टाइम कम होता है, पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अपनी घड़ी जरूर पहन के जानी है, ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेकेंड मोर थिंग ये होती है कि जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये हमारी पूरे साल की एक प्रैक्टिस है, कि जो हमने प्रैक्टिस करी है उसको ये दिखाने का टाइम है कि हम लोगों ने पूरा साल क्या मेहनत करी है। तो एग्जाम जो है इसलिए लिए जाते हैं, आपने डरना नहीं है, फिक्र नहीं करना, पेपर इजी आएगा, फिक्र मत करो, बस ये है कूल माइंड होके पेपर को अटेम्प्ट करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आया हुआ है, इसमें ना थोड़ा डायग्राम बड़ा वो अजीब से बना हुआ है, ये मैं थोड़ा सा बना के बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से फिगर बनी हुई है, और ये जो फिगर बनी हुई है ना, इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उन्होंने बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये A है, ये हमारा है B, ये हमारा है C, और ये हमारा है D। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AM इज परपेंडिकुलर टू DC। जो AM है ना, ये स्ट्रेट आएगी, ये इन्होंने बड़ी वो अलग ढंग से बनाई हुई है, मैं आपको बना के बताती हूँ। ये आपकी स्ट्रेट आएगी इस तरह से, तो ये होगी 90 डिग्री की, इसका नाम है AM, ठीक है। दूसरी है हमारी AN, यानी ये जो AN है ये भी इस तरह से स्ट्रेट जाएगी और ये भी 90 डिग्री की होगी, तो ये हमारा N है, यानी कि AN परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर। सबसे पहले ना, अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, एक तो डायग्राम बना दो, और एक जो गिवन है उसको जरूर लिखाओ। जैसे ये देखो, गिवन है
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दूसरा लिखा हो AM इज परपेंडिकुलर टू DC एंड AN इज परपेंडिकुलर टू CB, ठीक है बेटा। अब आपके पास जो गिवन है AM की दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखाना वहां पे AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और दूसरा है AN इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मन में ये तो नहीं रहेगा कि हमने कुछ अटेम्प्ट नहीं करा, अगर हमें नहीं भी आता तो टेम्पटेशन प्रॉपर बनाए रखना। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ट्राइंगल ABCD, अब उसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ऑलरेडी आपके पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ये गिवन है आपको। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है AB, यानी कि आपका ये जो AB है ये क्या होगा। अगर आपको याद हो तो एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है, पहले तो ये बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका, ABCD या कोई भी पैरेललोग्राम देख लो, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर हमारे पास ना, आप उस चीज को लेके चलना जहां पे आपकी कोई साइड गिवन है, जैसे AM भी आपके पास गिवन है और आपके पास AN भी आपके पास गिवन है, तो आप कोई सा भी, जैसे AN जो है वो भी गिवन है, आप कोई सा भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगी, मैं ना ABCD के अंदर मुझे ना फाइंड आउट करना है AB। तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट में AB फाइंड आउट करना है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करूंगी, मैं उसको बेस लेके चल पड़ूंगी। यानी अगर DC आ गया तो AB अपने आप ही आ जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं लिख दूंगी हमारा बेस मल्टीप्लाई विद द हाइट, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अब बेस मैंने ले लिया DC को, हाइट मैंने ले लिया किसको, AM को। अब देखो पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपको, 45, तो ये मैं लिख दिया 45। और DC जो है आपको निकालना है और AM आपको दिया हुआ 6, तो DC रहा यहाँ पे 45 को आपने कर दिया 6 से डिवाइड, 3 2 का 6 हो गया, 3 1 का 3 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 3 5 का 15, 15/2 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.5। तो DC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे DC की वैल्यू मेरी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जितना DC है, अगर हमारा ये पैरेललोग्राम है, अगर ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो जितना हमारा DC होगा वही उतना ही हमारा क्या होगा, AB होगा। तो इसका मतलब AB की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है BC। चलिए अब बात करनी है BC की, तो सेम वही प्रोसेस आएगा इसके अंदर भी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब मैं क्या करूंगी, इसमें बेस किसको लेके चलूंगी, BC को, एंड हाइट किसको लेके चलूंगी, AN को। तो BC आपको निकालना है, AN 10 दिया हुआ है और ये आपके पास 45 है, 45/10 यानी BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। तो BC आपके पास 4.5 सेंटीमीटर आ गया और AB की वैल्यू जो आपकी निकली वो कितनी निकला, 7.5 और BC कितना निकला हमारा 4.5। आई होप सबको ये आपका सेकंड पार्ट है, ये सबको क्लियर हुआ होगा कैसे है। थर्ड पार्ट में वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADM एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ANB। ADM, अब थोड़ा सा फिगर को इस तरह से बताती हूँ, A D और M ये, और दूसरी फिगर कौन सी है, ANB। इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया आप तभी इसका देखो इसमें भी अगर मेरे को निकालना थर्ड पार्ट, तो मुझे क्या पता करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADM रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ANB, है ना, मुझे ये बताना है। अब ये देखो अगर ANB है, अगर मैं AD देखूं तो AD मेरे पास गिवन है, उधर से मैं देखूं अगर इधर से मैं ADM ले रही हूँ, ADM, और वहां से मैं AN लेके चल पड़ू तो उसका प्रोपोर्शनेट करूंगी तो वो आपस में इक्वल ही होगा। सबसे पहले तो आप ADM और जो ANB है
अगर आप चाहो तो आप इसको सिमिलर टू भी प्रूव कर सकते हो। पहले आप इसको सिमिलर टू प्रूव कर लो और उसके अकॉर्डिंगली कर लो, या आप सीधा उसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप एडीएम में देख रहे हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर ये वाला, और ए एन बी में देख रहे हो तो वहां पे परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ए एन का। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन बी विच इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एम का स्क्वायर डिवाइड बाय ए एन का स्क्वायर। और हमारा ए एम कितना है, 6 का स्क्वायर, ए एन कितना हमारे पास 10 का स्क्वायर, 36/100, यानी कि अब रेशियो बोलिए तो 36/100 की कटिंग कर लो, ठीक है। तो कितना आ गया, 218 का आ गया, 25 का और 0 आ गया, 2 यहाँ पे 9 का, 9/25, यानी कि 9:25 जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपको रेशियो में बोला है तो आप इसको रेशियो में इसका इस तरह से आंसर बता सकते हो। क्लियर है सबको? तो आई थिंक ये सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, देखिए अभी जो 5th क्वेश्चन है ये हमारा आ गया सर्कल का, कि सर्कल के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों ने करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसमें हमें बोला गया है, पहले आप लिख लो वही, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपको बोला गया है कि जो एस पी, ये आपका पी है बेटा, ठीक है, एस पी इज अ टेंजेंट, एस पी इज अ टेंजेंट। अच्छा, अगर एस पी टेंजेंट है तो एंगल एस आर टी विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। देखो एंगल आपका कौन सा, एस आर टी 65 डिग्री का है, और हमें दिख रहा है 90 डिग्री है, तो हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड बोला गया। सो इनर ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, इनर ट्राइंगल एस आर टी ले ले, इनर ट्राइंगल एस आर टी। इसमें क्या आ जाएगा, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस टी आर प्लस एंगल एस आर टी which is equal to 180 degree because of angle sum property. At TSR आपके पास दिया हुआ 90 डिग्री का गिवन है, STR जो आपके पास दिया है वो x दिया हुआ है, और SRT की वैल्यू दी है 65 डिग्री की, है ना, तो 180। अब देखो ये 5 आ गया, ये 15 आ गया, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 155 यानी कि 25 डिग्री। तो हमारे पास जो हमारा एस टी आर है ये कितना आ गया, 25 डिग्री का। क्लियर है सबको? सेकेंड है हमें y निकालना है। देखो y ये हुआ, यानी y का मतलब हुआ y इज इक्वल, y जो होता है सेंटर एंगल जो होता है वो हमेशा जो उसका सबटेंडेड एंगल है उसका क्या होता है, डबल होता है ना, ये एक थ्योरम है हमारी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा y है विच इज इक्वल टू डबल ऑफ क्या आ जाएगा, डबल ऑफ एस टी आर, यानी डबल ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 25 यानी कि वो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो क्या आएगा, वही आप थ्योरम लिख दोगे। क्या थ्योरम लिखोगे, सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल द सबटेंडेड एंगल। ठीक है बेटा, तो हमारा ये भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है z, यानी कि ये निकालना है। अब आप देखो हमारे पास y भी है ना, इनर ट्राइंगल ओ, ये एस ओ पी थर्ड पार्ट के लिए ये आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट निकल आया यहां से, ये हमारा सेकंड पार्ट निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड पार्ट। तो इनर ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ओ एस ओ पी। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, एंगल आपका एस ओ पी प्लस एंगल ओ एस पी प्लस एंगल ओ पी और एस विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए कैसे करना आगे। तो क्या होगा, एसओपी कितना दिया हुआ, y, यानी y की वैल्यू आपने अभी करी है फाइंड आउट, कितनी दी हुई है y की वैल्यू, ये 50।
OSP, OSP 90, OPS यानी कि Z, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 180 माइनस 140 यानी कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये ना जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसके बहुत इजी हैं सर्कल के, तो घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से करना है। एक चीज याद रखना, सर्कल में देखो यहाँ तो बहुत इजीली लग गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगी, ये 90 है, ये 65 है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब सेंटर एंगल हमेशा याद रखना है कि किसी भी सर्कल के अंदर ये होता है सेंटर एंगल और ये होता है उसका सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल का मतलब जो उससे निकला है, और सेंटर एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा सबटेंडेड एंगल के। मानो कि अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सेंटर एंगल सबटेंडेड एंगल का हमेशा डबल होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर ओ जो है वो सेंटर दिया गया है और पी क्यू जो है वो आपकी टेंजेंट है, और एट अ पॉइंट टी के ऊपर कभी भी एक सर्कल है और उसके जो एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है वो हमारी क्या होती है, टेंजेंट, एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। और कोड है जो हमारी क्या है, ए बी है, एंड प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट एट अ पी पॉइंट, पी के ऊपर मीट कर रही है। तो हमें फाइंड पहले क्या करना, पीटी। बाकी साइड्स आपको गिवन है, जैसे आपको ए बी की साइड गिवन दी हुई है, बीपी की दी है, पीटीबी की दी हुई है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंजेंट का स्क्वायर होता है, ये एक थ्योरम है कि पीटी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आपका जो पी ए है मल्टीप्लाई विद पी बी, यानी कि आपका जो ये पूरा और ये जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब जो पीटी है उसको हमें निकालना है। अब जो आपका पी ए है, पी ए क्या होगा आपका, पी ए क्या होगा आपका ए बी, एक मिनट, जो पी ए है, पी ए है वो क्या होगा, ए बी प्लस बीपी, यानी 9 प्लस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद क्या कर देंगे, 16। तो 16 5 का 80, 08, 16 2 का 32, 32 और 400। पीटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये जो पीटी है ये हमारा कितना आ गया, ये 20 सेंटीमीटर आ गया। आई होप फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें निकालना है एंगल बी ए टी, यानी बी ए टी। एंगल बी ए टी निकालने के लिए ना सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भी मेरा एंगल ए जो है वो है, बी ए टी जो है वो किस तरीके से निकलेगा। और अगर आप यहां से ध्यान से इसको देखते हो तो एक चीज ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देती हूं तो ए हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो बी ए टी के लिए ना मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मुझे ये पता, हमें पता है कि जो ओ टी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आपके पी क्यू टेंजेंट के ऊपर, है ना। टी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर ये है तो बाय द थ्योरम ये कहती है कि जो रेडियस जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। ये हमारी एक थ्योरम है। अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओ टी पी है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले इतना सा, ये इतना सा टी चाहिए पहले। तो उसके लिए मुझे क्या दिख रहा है कि जो हमारा एंगल है, क्या कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा मुझे ओ टी बी चाहिए। तो एंगल ओ टी बी वो किसके इक्वल होगा, एंगल जो है ओ टी पी माइनस में क्या करूंगी, हमारा जो एंगल दिया हुआ पीटीबी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 50, यानी कि ये कितना आ गया, 40 डिग्री का आ गया। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, ये मेरा एंगल आ गया 40 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा ओ टी जो है और ओ बी है ये दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ सेम रेडियाई। अगर ये इक्वल है तो एंगल ओ बी टी और एंगल जो ओ टी बी है ये दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, 40, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। इससे मुझे बी एंगल मेरे पास है, पर मुझे ना टी एंगल भी मेरा पूरा नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास ए एंगल है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगी, अब मुझे इन ट्राइंगल में ले लूंगी कौन सा, ओ ए बी। ओ ए बी में मुझे क्या दिख रहा है, ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है। क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑल्सो सेम रेडियाई। अब मुझे पता है कि मेरा एंगल ओ बी ए और मेरा एंगल ओ ए बी
ये दोनों किसके डिग्री के इक्वल है? 45 डिग्री के। ऑलरेडी गिवन है कि वो भी इतना है, तो अब मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो, अब मैं ना दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी, ये दोनों एंगल मैं निकालूंगी, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगी, इनर ट्राइंगल बीओटी, ये देखो इसमें जो निकाला इनर ट्राइंगल बीओटी, मैं क्या लगाऊंगी? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इजी है, क्योंकि यहाँ पे ना इजी क्यों है? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। बट एक ही प्रॉब्लम आती है कि जो लाइन है ना, हमें ये नहीं पता लगता कि ये साथ में जुड़ी हुई है कि किस तरीके से है, वो आपने चेक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इनर ट्राइंगल बीओटी में देखिए, एंगल बीओटी प्लस एंगल ओटीबी प्लस एंगल OBT which is equal to 180 degree because of angle sum property again. Now BOT हमें निकालना है, और BOT जब आप निकालोगे ना, आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप कर लोगे BOT जब निकलाएगा। और OT भी कितना है? 40, ये भी कितना है? 40, तो 180 आ गया। तो इसका मतलब एंगल जो BOT है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 100 डिग्री का आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 100 डिग्री का आ गया। अब देखो OBA, अब इनर ट्राइंगल कौन सा ले लोगे? इनर ट्राइंगल OAB, इसमें भी लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल में डायरेक्ट लिख देती हूँ। एंगल AOB प्लस एंगल 45 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, AOB आपने निकालना है, 180 माइनस 90 आ गया, तो AOB कितना हो गया? 90 डिग्री का। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ये 90 हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो, अब मुझे अगर जो एंगल है BAT, यानी मुझे ये पूरा निकालना, तो ये छोटे वाला चाहिए ना मुझे, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे को AOT चाहिए, AOT। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो AOT है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, तो पूरे 360 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी? ये हमारा क्या है? एंगल BOT प्लस एंगल AOB। अब आपको भी पता, अभी आपने देखा है कि AOT जो BOT है वो आपके पास कितना आया? 100 आया, और AOB है वो कितना आया? 90 आ गया, जिससे यहाँ पे कितना आ गया? 360 माइनस 190, जिससे ये कितना आ गया? 7, यानी कि 170 डिग्री का आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे AOT, अब मैं क्या करूंगी? अब अगेन, अब मेरे को क्या चाहिए? थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ। अब मेरे को ना ये जो है, ये AT, ये AT है और ये O है, ये इस तरह, यानी इस तरीके से AT, ये O और इस तरीके से है, ये A है, ये T है और ये हमारा O है, ये आया मेरा 170। अच्छा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये दो रेडियस है, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब मुझे दिख रहा है इनर ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल कौन सा ले लूं मैं? इनर ट्राइंगल AOT। AOT में मेरे को क्या दिख रहा है कि एंगल A, जो हमारा, सॉरी यहां कर देती हूँ, इनर ट्राइंगल AOT, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जो OT और OA आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ सेम रेडियाई। ये रफ नहीं है, ये मैं लाइन इसलिए लगाई, थोड़ा सा पता लग जाएगा, कलर चेंज करा है। तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ATO और हमारा OAT, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आपको पता है, ये रीजन आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी के दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो उसके एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। इफ द साइड्स आर इक्वल देन देयर एंगल आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे भी वही चीज है, सेम। इफ द साइड्स आर इक्वल देन देयर एंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, एंगल आइसोस्केलस प्रॉपर्टी लिख लो चाहे इसको, बाय द आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, अब इनर ट्राइंगल AOT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या आ गया? ATO और AOT निकालना, आप लेट कर लो, ये क्या x है, सपोज इसको x मान लो, तो आपको AOT का तो पता ही है, तो आप क्या लिख लोगे? एंगल AOT प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2x हो गया, और AOT की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, कितनी निकाली? 170,
ये 170 हो गया, ये 180 हो गया, 2x इक्वल टू 10 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 यानी कि 5। अब देख लो आप, ये हमारा 45 बन गई। यहाँ पे ए टी बी, एंगल ए टी बी विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी बी आपको अगर निकालना है पूरा तो उसमें क्या एंगल हो जाएगा, ओ टी ए, एंगल ओ टी ए प्लस एंगल ओ टी बी, एंगल ओ टी बी। तो ओ टी ए कितना है 5 और ये कितना 45, तो ये कितना निकला है आपके पास 50 डिग्री। तो आपका जो ए टी बी एंगल है यानी ए टी बी एंगल है वो निकला आपका 50 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी मुझे ए टी बी नहीं निकालना, मुझे निकालना है अपना बी ए टी। तो वही है सेम तरीका, यहाँ पे आप बस बी ए टी लिख दो, बात तो सेम है क्योंकि दोनों में तो सेम ही एंगल बन रहे हैं। तो आप क्या लिख दो, बी ए टी विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए बी, ओ यहां पे लिख दो इस तरह से, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए टी, ओ ए टी। तो कितना आ गया, ओ ए बी कितना 45 है और ये कितना 5, तो ये कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो बी ए टी हमारा इस तरीके से निकलेगा। काफी सारे हमें करने पड़ेंगे फिर बी ए टी निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, ए बी टी निकालना है, ए बी टी। तो ए बी टी तो ऑलरेडी हमारे पास है, कैसे, एंगल ए बी टी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल कौन सा है, ओ बी ए के बाद हमारा एंगल ओ बी टी, ओ बी टी। तो कैसे आएगा जी बताइए, इसकी वैल्यूज किस तरीके से आप लिख सकते हो, इसकी वैल्यू इस तरीके से आप लिख सकते हो कि हमारे पास OBA की वैल्यू है OBA 45 प्लस 40, जिससे ये कितना आ जाएगा 85 डिग्री का आ जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको पीछे करवाया है, तो मेरे माइंड में ये चीज आ रही है कि ये जो क्वेश्चन हमने करा ना, इसमें मैंने प्रोपोर्शनेट सीधा करवा दिया, पर पहले ना मुझे इन दो ट्राइंगल को सिमिलर टू जरूर प्रूफ करना है। अभी कराते कराते मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने इनको प्रोपोर्शनल लिखा, कभी भी दो ट्राइंगल का एरिया रेशियोज में तभी होगा, पहले तो उनका सिमिलर टू होना जरूरी है। अगर वो सिमिलर टू होगा तभी उसके रेशियोज का जो एरिया है वो इक्वल टू होगा उसके प्रोपोर्शनेट साइड के स्क्वायर के। तो आप ना इसके लिए एडीएम और एएनबी का सिमिलर टू जरूर प्रूव कर लेना। मैं यहां से इधर एक बार करके बता देती हूँ कि इनर ट्राइंगल जो है एडीएम एंड इनर ट्राइंगल जो है एएनबी, थोड़ा सा इस चीज को जरूर देख लेना। तो हमें क्या पता है कि एंगल जो एडीएम है वो किसके इक्वल है, एडीएम किसके इक्वल है, ए बी एन के। क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो है आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है। दूसरा हमें पता है कि एंगल ए एम डी जो है वो है हमारा ए एन बी के इक्वल, क्योंकि ईच कितना दिया हुआ आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो लगा लीजिए ट्राइंगल ए डी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एन बी बाय डबल एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर टू हो गए। अगर ये सिमिलर टू हो गए तो इस वजह से एम जो एम अपॉन बी एन है ये भी आपस में प्रोपोर्शनल में इक्वल होगा और ये भी। इसके बाद आप वो चीज कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं भी करवाते करवाते एकदम से होगी। तो एरिया तभी ही निकल सकता है, अगर एरिया का प्रोपोर्शन तभी होता है अगर वो दो ट्राइंगल सिमिलर टू होंगे, तभी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया है और पी ए जो है 7.5 है और पीसी 5 सेंटीमीटर है। कोड है आपके पास ए डी और कोड क्या दी हुई है, बीसी दी हुई है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल पीएबी और पीसीडी आपस में क्या है, सिमिलर टू है। तो क्या लिखेंगे, इनर ट्राइंगल पीएबी एंड इनर ट्राइंगल पीसीडी। तो क्या लिखेंगे, इनर ट्राइंगल पी सी और डी। हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर कि हमारा जो ये और ये एंगल है, हमें पहले उसको सिमिलर टू प्रूव करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, एंगल हमारा जो है ए पी बी
और हमारा जो है CPD, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल ऑन सेम सेगमेंट की होने की वजह से बी और डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ABP और हमारा दूसरा एंगल क्या है, एंगल, अगर आप यहाँ पे ABP ले रहे हो तो यहाँ पे CDP लेना पड़ेगा, ठीक है, CDP सेम ऐसे लेना है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। देखो एक सर्कल है, यहाँ पे आपके मतलब मानो ये एक ट्रायंगल बना है, ये वाला एक सेगमेंट आ गया, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये दो हो गए। तो इस तरह से एंगल PAB जो है सिमिलर टू अ ट्रायंगल PCD के बाय द डबल एंगल क्राइटेरिया। अब उन्होंने कहा फाइंड करना आपको CD, आपको ये पता करना। तो इसका CPCT आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर आप AB ओवर CD ले लो, ठीक है, और आप AB ओवर CD लेके चल पड़ो, और एक आप लेके चल पड़ो AP ओवर CP, है ना, तो बाय CPCT। भाई देखो सिमिलर टू आता होगा तो ये चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी। सिमिलर टू कर सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। हमें क्या निकालना है, हमारे पास AB की वैल्यू दी है तो AB लिख दिया, CD हमें निकालना तो CD ऐसे लिख दिया सेम एज इट इज। AP आपके पास कितना दिया हुआ 7.5 और PC कितना दिया हुआ 5, तो इसको कर लीजिए। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 7.5, पॉइंट कटा ऊपर 0 चला गया, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 10 का आ गया, 5 1 का आ गया, और 5 5 का आ गया, 3 3 का 9, 3 5 का 15, 5 2 का 10। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी बेटा, तो CD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ PAB एंड PCD। तो देखो अगर मुझे PAB और PCD, तो मैंने सिमिलर टू तो प्रूव कर ही लिया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी वो चीज बताई थी कि अगर एरिया जो दो ट्राइंगल का प्रोपोर्शनेट में, तभी आप लिख सकते हो अगर उनको सिमिलर टू प्रूव करा हुआ है। तो हमने इसको सिमिलर टू प्रूव करा है तो एरिया हमें पता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD विच इज इक्वल टू, कोई भी दो साइड लेके चल पड़ो। जैसे अगर आप PA लोगे तो आपको PC लेके चलना पड़ेगा, PA लोगे तो PC, तो PA ओवर PC ले लो, चाहे PA ओवर PC का स्क्वायर और स्क्वायर। अच्छा PA कितना आपके पास, चाहे आप वो ले लो, चाहे आप AB और CD ले लो, कोई भी ले लो चलेगा, दोनों कर सकते हो आप। PA की वैल्यू कितनी है आपके पास 7.5, इसका स्क्वायर कर लो। और PC की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है आपके पास 5 का स्क्वायर। तो 7.5 का होल स्क्वायर जब हमने करा तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आ गया 5625, 5625 डिवाइड बाय 25। तो पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि तो दो के बाद है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट को हटा के आप नीचे दो जीरोस लिख सकते हो। आप इसकी कटिंग कर दीजिए, देखिए क्या आता है आपके पास। एक मिनट जरा। तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 5 का, और ये 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 1 का, और यहाँ पे आ गया 5 1 का, 5 2 का, 5 5 का। अगेन 5 से करें, 5 2 का 10, 5 2 का 10 एंड 5 5 का। अगेन इसकी कटिंग कर दें क्योंकि हमें अपॉन में लिखना है रेशियोज वाइज। 5 2 का 10 एंड 0, 5 4 का 20 एंड 5 5 का। अगेन यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 5 4 का 20 एंड 5 9 का। तो हमारा क्या आ गया 9/4। तो 9:4 जो है इसका एरिया निकल आएगा हमारे थर्ड पार्ट का। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट जिसमें यहाँ ये चीज सॉल्व करनी थी। सेकंड पार्ट में हमने प्रोपोर्शनेट लेके करना था, और थर्ड पार्ट में जो हमारी एरिया है उसको निकालने के लिए उसकी प्रोपोर्शनेट साइड का स्क्वायर करके उसको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE में भी आई थी और आपको भी आ सकती है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। इसमें क्या है, इसमें बोला गया प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट गिराया गया, और इस पॉइंट से यहाँ एक टेंजेंट गिराया गया, ठीक है। सो ये हमारा सेंटर होता है, यहाँ पे ये सेंटर से ये दो रेडियस जो है जो परपेंडिकुलर पे गिरते हैं
तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हम लोग को ये चीज का पता है। इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको इसके साथ में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले ये बताना है कि हमें दो ट्राइंगल लेके उनकी कॉन्ग्रुएंसी शो कर देनी है। पर उसके लिए मेरे को पहले ये लिखना पड़ेगा, उन्होंने बोला प्रूव दैट टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ये दो क्या है, हमारे टेंजेंट्स हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P एंड PB आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, P एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, उन्होंने बोला पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपको ये बताना है कि ये जो दो टेंजेंट गिरे हैं PE और PB, ये दो टेंजेंट जो है ये आपस में इक्वल हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। हम क्या करेंगे इसके लिए, प्रूफ में दो ट्राइंगल लेके चल पड़ेंगे। इनर ट्राइंगल पहले तो ले लेंगे AOP एंड इनर ट्राइंगल POB। अगर आप यहाँ पे AOB ले रहे हो, यहाँ पे BOP लोगे आप, उसी के अकॉर्डिंगली BOP। अब हमें क्या दिख रहा है कि OA और जो हमारा OB है ये इक्वल है बिकॉज ऑफ सेम रेडियाई। ये देखो, और हमें क्या पता है कि एंगल OA और जो हमारा OAP है विच इज इक्वल टू एंगल OBP 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप पूरी थ्योरम भी लिख सकते हो, आप ये लाइन भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर रेडियस परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज जो है OP दोनों में क्या है, कॉमन है। इससे क्या हुआ कि ट्राइंगल जो है AOP जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल BOP के बाय द RHS क्राइटेरिया, यानी कि ये हो गया राइट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और साइड। इसकी वजह से बाइसिपिसिटी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी आ गई ना इसके अंदर, तो बाइसिपिसिटी हम क्या बता सकते हैं कि AP जो है, AP बोल दो PA बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो PA है टेंजेंट PB, ये दोनों आपस में इक्वल है बाय CPCT। क्लियर है सबको? तो ये थ्योरम आप लोगों ने इस तरीके से करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए उन्होंने बोला कि AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। AC एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद अ सेंटर O पॉइंट, और हमारा ADB यानी 55 दिया हुआ है। ये बेटा मैंने अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था, ये उसी की तरह है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसको करके देखोगे जरूर एक बार। तो क्वेश्चन में देखो कि AC क्या है, एक टेंजेंट दिख रहा है आपको, और हमें पता है सेंटर से अगर कोई लाइन जब टेंजेंट के यहाँ गिरती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। अगर आपको ये चीज का पता है तो आप इसमें ये देखो फिगर, इनर ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ले सकते हो। आपका ये 90 डिग्री का, ये 50 डिग्री का है, तो आप इसकी हेल्प से कौन सा एंगल निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो एंगल B निकाल सकते हो ना, कि जैसे 90 और ये जो 55 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, तो अगर ये आ गया हमारे पास, अब हमें पता है कि जो सेंटर एंगल जो होता है वो सॉरी मैं ये गलत लिख रही हूँ, 145 होता है, बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं, ये 145 नहीं हुआ, ये हमारा इनका सम 145 बना। 180 में से 145 को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 35 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, तो अगर ये 35 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया, तो सेंटर एंगल हमेशा सबटेंडेड एंगल का डबल होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। और दूसरी बात हमें x निकालना है। x अगर देखो, अगर आप ये वाली फिगर लो, ये वाली इस तरीके से फिगर ले लो, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, इनर ट्राइंगल OAC, पहले आप लेना इनर ट्राइंगल कौन सा ले लो, इनर ट्राइंगल ABD ले लेना, और फिर आप दूसरा ट्राइंगल वो उससे करोगे तो 35 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और y आपका जो होगा वो डबल होगा किससे, वो डबल किसका हो जाएगा, आपका एंगल ABD का। तो डबल ऑफ दिस 35 इट इज 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, y की वैल्यू 70 आ गई। जब y की वैल्यू 70 आ गई तो इस अब दूसरी फिगर कौन सी ले लोगे, इनर ट्राइंगल OAC ले लेना। जब आप OAC ले लोगे
70 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 ले लिया, तो एक्स की वैल्यू आप 180 में से माइनस कर दोगे, 90 और 70 हो गया 160, जिससे आपके पास 20 डिग्री आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन करना इसी तरीके से है, थोड़ा मैंने शॉर्टकट वे बता दिया ताकि आप इसको प्रॉपर वे में ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओ। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम था पिछले क्वेश्चन की तरह, इसलिए मैंने इस तरह से बताया ताकि आप उसको सॉल्व कर लेना। अगला है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर ऑफ द सर्कल है, और PQ एंड PR जो है टू टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और QPR आपको दिया हुआ है कितना है 70 डिग्री का। फाइंड क्या करना है आपको QOR बताना है। बेटा आपकी ना बुक में ना ICSE वालों की थ्योरम भी है कि कभी भी जो रेडियस जो टेंजेंट्स के बीच का जो यानी रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो, और टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल होता है, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर 180 होता है तो 180 माइनस में 70 करूंगी तो ये 110 आ जाएगा ना। एक तो वो तरीका है आपका QOR निकालने का, और अगर QOR आपका निकल जाएगा तो QSR भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? वही तरीका, ये अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल के और ये वाला एंगल उसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड वाला केस लग जाएगा। एक तो वो तरीका है। एक QOR का एक और तरीका है निकालने का कि हमें दिख रहा है कि ये 4 साइडेड फिगर बना रहा है। 4 साइडेड फिगर क्या होती है? क्वाड्रिलेटर होता है। तो क्वाड्रिलेटर होता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल PQO प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल QOR विच इज इक्वल 360 डिग्री, बिकॉज ऑफ सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। अब एक चीज मुझे और पता है, क्या पता है कि हमारा OQ जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, हमारे PQ टेंजेंट के ऊपर। और मुझे क्या पता है, OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PR टेंजेंट के ऊपर। अगर ये दोनों टेंजेंट है तो इसकी वजह से एंगल आपका OQ और P 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ORP ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि हमारा जो PQO है, यानी यहाँ पे आप इसको PQO लिख दो, अगर नीचे PQO लिख रहे हो तो यहाँ पे PQO ही लिख के चलो, PQO ये कितना हुआ 90 डिग्री का। और यहाँ पे आपका दूसरा एंगल जो है वो क्या है, ORP। ORP है तो यहाँ भी आप ORP ले लो, इसको ORP लिखो। जो लोगे वही उसी चीज को लेके चलना, बाद में कंफ्यूज ना हो जाना। ये भी 90 हो गया, और आपको QPR की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, और QOR आपको निकालना। आप देखना फिर वही आंसर आ जाएगा, कोई उसमें वो कंफ्यूजन नहीं आएगी, वही आएगा। तो अब देखो 90 और 90 180 हो गए, तो 180 और हमारे पास जो 70 हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 250, और QOR हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगल QOR इक्वल टू 360 माइनस 250। तो ये देख लीजिए सेम आ गया ना हमारे पास 110। वही मैंने बोला था कि आप ये भी लिख सकते हो, और करके ये भी लिख सकते हो कि एंगल P अपना कौन सा QPR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। पर उसके लिए आपको वो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। अगर वो होगा तो QPR 70 है तो QOR आप निकाल सकते हो। वो QOR कैसे निकल आएगा आपके पास 180 माइनस 70, जिससे 110 निकल आएगा। तो उसके लिए थ्योरम जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज ऑलवेज द सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो थ्योरम लिखोगे तभी ये आपका आंसर इस तरह से निकल पाएगा। आगे आपको निकालना QSR। QSR देखो, QSR यानी ये चीज निकालनी है। अब उसके लिए आपको ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए अपना क्या लिखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स ऑफ क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ क्या है QOR विच इज इक्वल टू 360 माइनस हमारा क्या हो जाएगा एंगल QOR। अभी मेरे को निकालना है 360 माइनस 110, 250 आ गया, है ना। ये 250 डिग्री का एंगल आ गया, देख लो ध्यान से, ये 0 आ गया, इस तरह से 250 आ गया। अगर 250 आ गया तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल QSR। तो QSR क्या होगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा हाफ ऑफ एंगल जो यहाँ पे आपने निकाला रिफ्लेक्स ऑफ QOR
वो आ जाए हाफ ऑफ 250, तो क्या आ जाएगा 2 1 का 2 2 2 का 4 2 5 का, यानी कि हमारे पास कितना 125 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो सिमिलर टू वाले चैप्टर यानी सिमिलैरिटी का जो चैप्टर है और सर्कल टेंजेंट वाला है उसके कुछ मेन क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आपने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, और जैसे मैंने करा कि एरिया जो है उसको ध्यान में रखना कि पहले सिमिलर टू प्रूव करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज वहां से गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, गलत मतलब निकाल तो दिया पर सिमिलर टू प्रूव करना जरूरी है। आपने एग्जाम्स में बहुत ध्यान से चीजों को करना है, अच्छे से समझना है और प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को करना है ताकि आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना कर पाओ, कि एग्जामिनर चाह के भी आपका नंबर ना काट पाए। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देना है, आपने कॉपी रॉन्ग नहीं करना, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है, कैलकुलेशन बार बार चेक करनी है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है, या तो बच्चे कॉपी रॉन्ग कर लेते हैं या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं या जल्दी जल्दी में अपना क्वेश्चन ही कोई छोड़ आते हैं या भूल जाते हैं। आपने 1 बाय 1 हर चीज को करना है और बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके बेटा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाए। ओके, बाय बाय।